पर्यावरण एलपीसीबीटी 2 के लिए जुगाड़ लग चुका है। हम क्या करेंगे, पहले 10 दिन में 20 दिन टाइम है, तो पहले 10 दिन में हम क्या करेंगे, जितने भी थ्योरिकल पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे और 10 दिन के में बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि हमें क्या होगा, जो एलपीसीबीटी 2 होना है, CBT 2 हो रहा है, उसमें जो भी इन्वायरमेंटल का पर्यावरण से संबंधित जो भी पर्यावरण के क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, वो हमसे क्या होगा, आसानी से बन जाए। चलिए देर न करते हुए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसी को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, वही पॉइंट पढ़ेंगे जिससे कि क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में पूछा गया है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में या इसी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना। इसके अलावा कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन से ये स्टार्ट करते हैं, पर्यावरण से। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम देख लेते हैं। देखिए, जो पर्यावरण है, ये सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये किस शब्द से लिया गया है। तो ये लिया गया है, एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द है, उससे लिया गया है आपका पर्यावरण। कौन सा फ्रेंच शब्द है, तो वो है इन्वेरोर। ठीक है, इन्वेरोर से क्या किया गया है, लिया गया है पर्यावरण। फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है घिरा हुआ। ठीक है, घिरा हुआ। क्या कीजिएगा कि टाइम बहुत कम है, तो वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 2x पे करके इसको देखना स्टार्ट कीजिएगा, जाके जल्दी जल्दी सिलेबस कवर हो जाए। हम भी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट कराया जाए सिलेबस को। हो सकेगा तो एक दिन में 2 या 2 वीडियो टाइम मिलेगा तो हम बनाकर डाल देंगे, जिससे कि आपका हेल्प हो जाएगा और जल्दी से आप सीख जाए। चलिए, तो पर्यावरण फ्रेंच शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है इन्वायरोर, जिसका मतलब होता है घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ, तो ये होता है, यहीं से हमारा परिभाषा निकलता है पर्यावरण का, कि जो पर्यावरण है वो जैविक और अजैविक घटकों से घिरा हुआ होता है। कौन सा घटक, तो एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। अजैविक, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक घटक, अजैविक घटक, ये क्या होता है, तो देखिए, जो भी आपके आसपास जो भी सजीव चीज़ दिख रहे हैं, सजीव, वो आपके जैविक घटक में आएंगे। और जो भी आपके निर्जीव वस्तु दिख रहे हैं, निर्जीव, ये आपके आ जाएंगे अजैविक घटक में। आप अपने आसपास देखिए, जो भी आपको सजीव दिखे वो जैविक में हो गए, और जो भी निर्जीव वस्तु दिखे यही अजैविक कहते हैं। और यही जैविक और जैविक घटकों से घिरा हुआ होता है हमारा पर्यावरण। यहाँ से बस यही क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण किस शब्द से लिया गया है, फ्रेंच शब्द से। कौन सा शब्द है, इन्वायरोर। इसका मतलब क्या हुआ है, घिरा हुआ। किस चीज़ से घिरा हुआ, तो जैविक अजैविक घटकों से। ठीक है, जैविक का मतलब वो सभी वस्तुएं आपके आसपास जो सजीव हैं, और जैविक का मतलब वो सभी वस्तुएं जो आपके आसपास निर्जीव अवस्था में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये जो जैविक और अजैविक है, इसको हम क्या करते हैं, 2 भाग, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं पर्यावरण में पढ़ने के लिए। जैसे कि जो भी जैविक वस्तु है, इसको हम कहा जाता है जैविक पर्यावरण। जो जैविक वस्तु से घिरा हुआ होता है, यहाँ पे आ जाता है आपका जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। तो यहाँ 2 प्रकार हो गए, एक जैविक पर्यावरण, और जो अजैविक से संबंधित पढ़ा जाता है उसको हम कहते हैं भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो, समझ में आ रहा है। जैविक पर्यावरण जो जैविक से संबंधित वस्तुओं को पढ़ा जाएगा, और अजैविक वस्तु से संबंधित पढ़ा जाएगा, उसको किस में पढ़ा जाएगा, भौतिक पर्यावरण में पढ़ा जाएगा। अब इसमें क्या पढ़ा जाता है, तो देखिए, जो जैविक पर्यावरण है, इसमें हम पढ़ते हैं प्राणी जगत के बारे में, प्राणी जगत। ठीक है, प्राणी जगत में कौन कौन से आपके आ जाएंगे, तो मनुष्य भी आ जाएगा, मानव, और दूसरे आ जाएंगे आपके जंतु, जो भी जानवर जंतु हैं, ये सभी आ जाएंगे। और दूसरा क्या पढ़ा जाता है इसी में, वनस्पति के बारे में, वनस्पति के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, और भौतिक पर्यावरण में क्या पढ़ा जाता है, तो भौतिक पर्यावरण में पढ़ा जाता है आपका वायुमंडल, वायुमंडल, जलमंडल,
और स्थल मंडल, स्थल मंडल। अब देखिए यहीं पर आपके सिलेबस मिल गया। ये जो जैविक पर्यावरण में प्राणी जगत, वनस्पति, मानव, जंतु, ये सभी जो भी पढ़ा है, यहाँ से एग्जाम में आपके 30% क्वेश्चन बनते हैं और 70% क्वेश्चन यहाँ से भौतिक पर्यावरण से बनते हैं। ठीक है, अब क्या क्या इसमें पढ़ा जाता है आगे हम एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भौतिक पर्यावरण में स्टार्ट करते हैं, भौतिक पर्यावरण को पढ़ना। और उसमें सबसे पहले हम वायुमंडल से स्टार्ट करते हैं कि वायुमंडल से आपके कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, भौतिक पर्यावरण में हम क्या पहले पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में, क्योंकि 70% जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको कंप्लीट करना स्टार्ट है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इसको हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे। देखिए वायुमंडल क्या होता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछा गया है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो चारों ओर जो गैस होते हैं, गैस का समूह होता है, गैसों का जो समूह होता है वो किस मंडल में होता है, गैसों का समूह किस मंडल में होता है, तो वो होता है आपके वायुमंडल में। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब ये गैस का समूह है, तो इसमें कौन कौन से गैस हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि इसमें एक गैस हो गया नाइट्रोजन गैस हो गया, ये कितना परसेंट है पृथ्वी पे वायुमंडल में, तो ये है 78.08%। और ये क्या है, सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है, तो नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, दूसरा आता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में आपके आ जाएंगे, ये होता है 20.95%, लगभग हम इसको मांगते हैं 21%। ठीक है, 21%। उसके बाद CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना परसेंट है, तो ये है 0.36%। ठीक है, और 0.06%। ठीक है, 0.06%। और इसके बाद जितने भी अन्य आपके आ जाएंगे, जैसे अन्य गैस जितने भी हैं वो कितने परसेंट है, 0.17%। ठीक है, इसमें कौन कौन से गैस आते हैं जो हमको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है ये क्या है, ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर नहीं, वायुमंडल में नहीं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक। ठीक है, इसको याद रखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सी गैस मानी जाती है, हाइड्रोजन, और वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये मिलाकर पूरे 99% गैस बनती हैं। 99% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैस 0.7। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके अक्रिय गैस होते हैं जो 18 हैं, अक्रिय गैस कितने हैं, अक्रिय गैस जो है 18, ये सभी वायुमंडल में पाए जाते हैं, बस एक को छोड़ के, और वो कौन एक है, तो है रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना, तो 21% आपके ऑप्शन में दिया होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पूछे, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो हो गया रेडान। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन से गैस पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। यहाँ से वायुमंडल के गैस से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ से इतने में ही आपके एग्जाम में यहीं से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कीजिए, इस डाटा को याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 3 परत होती है, जो वायुमंडल है इसके 3 परत होता है। एक होता है आपका क्षौमंडल, और एक बनता है समताप मंडल।
समताप मंडल, यही दोनों से मंडल, यही दोनों मंडल से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाता है। इसके बाद आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल, इसी में आता है आपका आयन मंडल, आयन मंडल। तो हमको जो सबसे ज़्यादा अधिक ध्यान देना है वो किसमें, सूक्ष्म मंडल में और समताप मंडल में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म मंडल से, ठीक है। मंडल, यहाँ से कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए यहाँ से 3-4 फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन है, तो है सूक्ष्म मंडल, सबसे निचला परत, निचला परत। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है एक और है कि ये ध्रुव से कितना किलोमीटर ऊपर है, ध्रुव से कितना है, तो 8 किलोमीटर। और एक और क्वेश्चन बनता है कि विषुवत रेखा से कितना ऊपर है, विषुवत रेखा से कितना ऊपर है, तो ये है 18 किलोमीटर। इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वायुमंडल का सबसे निचला परत सूक्ष्म मंडल और ध्रुव से कितना किलोमीटर दूर है, तो 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मौसम की घटनाएं घटती है, जितने भी मौसम की घटना होती है, मौसम की घटना ये कहाँ घटित होती है, तो इसी में होती है, जैसे कि बादल बनना, फिर से आपका ओला गिरना, उसके अलावा आंधी तूफान जो भी है, आंधी तूफान, ये सभी किस में होते हैं, सूक्ष्म मंडल में। इसके बाद आता है जो सबसे ज़्यादा जिस मंडल से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। देखिए हमारी बातों को सुनते जाइए, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा देख रहे हैं नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पे प्रैक्टिस नहीं है, पेन टैप से लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। लेकिन हमारे जो भी बोल रहे हैं उसको आप एक कॉपी में नोट करते जाइएगा, जिससे कि आसानी हो बाद में रिवीजन करने में, ठीक है। हम भी कोशिश करें कि जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करें। ये समताप मंडल है, ये सबसे मोटी, ध्रुव पर क्या है, मोटी है, ये ध्रुव पर मोटी होती है, ठीक है। और इसी में को आता है आपके ओजोन परत, जो ओजोन परत होता है, जो ओजोन परत कितने किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर से 65 किलोमीटर होता है, क्षेत्र होता है किसका, आपका ओजोन परत वाला। उसी में आपके आता है कुछ भाग समताप मंडल में, तो कितना, तो समताप मंडल में आपका इसका भाग पड़ता है 50 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद समताप मंडल के बाद मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल इसमें 15 किलोमीटर भाग पड़ता है। तो ये दोनों में से ही ओजोन परत इतना 20 से 65 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। अब ये ओजोन परत होता क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्रुव पर मोटा कौन सा परत होता है, तो समताप मंडल होता है। उसके बाद ओजोन परत की कितनी लंबाई होती है, तो 20 किलोमीटर से 65 किलोमीटर ऊंचा, कुछ समताप मंडल में पड़ता है, कुछ मध्य मंडल में। इसी समताप मंडल में जो ओजोन परत पड़ता है, ओजोन होता है, ये ऑक्सीजन की 3 परमाणु से बना होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओजोन जो परत होता है ऑक्सीजन की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन का सूत्र क्या है, तो O3। ये नीले रंग का होता है, किस रंग का, नीले रंग का। एक देखे थे एग्जाम में पूछा गया था कि ओजोन का रंग कैसा होता है, नीला। और ऐसे ही एक गंध इसका कैसा होता है, गंध भी पूछा गया था एग्जाम में कि सड़ी हुई मछली, ठीक है, मछली की तरह इसकी ओजोन की गंध होता है, ठीक है। और इससे क्या हानि की क्यों क्या होता है, तो ये रक्षा क्या करता है, देखिए ये जो सूर्य से है, इसका काम क्या है, तो सूर्य से
जो भी आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ये क्या करता है, को रोकता है। क्यों रोकता है, इससे क्या खतरा हो जाएगा? तो देखिए, इस पराबैंगनी किरण जो आती है, अगर ओजोन परत नहीं रहता तो ये डायरेक्ट पृथ्वी पर आता, और पृथ्वी पर जैसे ही आता तो इसका नुकसान क्या हो जाता है? तो इसका नुकसान ये होता है, ओजोन परत अगर ओजोन परत ना रहे तो नुकसान क्या होगा? नुकसान क्या होता है? तो नुकसान होता है कि वनस्पति पर नुकसान पहुंचता है। जो क्लोरोफिल होता है, ये क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। क्लोरोफिल वर्णक होता है, ये प्रभावित हो जाता है, जिससे क्या होता है कि पेड़ पौधों की उत्पादकता में कमी आ जाती है। ठीक है, ये वनस्पति पर प्रभाव हुआ। पूछा जाता है कि वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्लोरोफिल प्रभावित होता है, जिससे कि उत्पादकता पे प्रभाव पड़ता है। वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीमारी का जन्म होता है। बीमारी, अगर ओजोन परत ना रहता, पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आती तो बीमारी हो जाता मनुष्य लोग। कौन कौन से भी आए? तो चर्म कैंसर। फेवरेट क्वेश्चन है कि ओजोन परत से आने वाली पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है? पृथ्वी पर अगर आ जाए तो चर्म रोग हो जाएगा, आँख से संबंधित रोग हो जाएगा, फिर से जीन में परिवर्तन भी हो जाता है। जीन में परिवर्तन, ये सब याद करके रखिएगा। ठीक है, और मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का अपरदन हो जाता है, मतलब जो भी नमी है वो जल्दी समाप्त हो जाती है। और कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कृषि पर जब नमी कम हो जाएगी तो उत्पादकता कम हो जाता है, में कमी हो जाती है। तो ये नुकसान है अगर पराबैंगनी किरण आ जाए पृथ्वी पर। ठीक है, तो आने से कौन रोकता है? ओजोन परत। ओजोन परत क्या करता है? तो जो ओजोन परत कैसे रोकता है? तो एक ओजोन परत में एक सांद्रता होती है, वो क्या करता है? उसको रोक लेता है पराबैंगनी किरण को। तो ओजोन परत की सांद्रता कितनी होती है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओजोन परत की सांद्रता कितनी होती है? तो 300। और इसको देखिए किस में मापा जाता है, ये भी पूछा जाता है। डॉप्सन यूनिट एक होता है, जिसमें क्या किया जाता है? इसके सांद्रता को माना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ओजोन परत की सांद्रता किस यूनिट में नापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में। और इसकी कितनी होती है सांद्रता? 300। अब क्या होता है कि कभी कभी ये 300 जो है ये 220 पे आ जाता है, और इसी 220 डॉप्सन पे आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है? ओजोन में होल हो जाता है। ओजोन होल हो जाता है, जिसे कहा जाता है ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण। और ओजोन क्षरण होगा तो क्या होगा कि जो भी किरणें हैं डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी, और जिससे क्या होगा कि ये सभी हमें नुकसान होगा। अब होता क्यों है ये ओजोन होल? होता क्यों है? ओजोन का क्षरण क्यों होता है? तो क्या होता है कि जो भी आप प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, उसमें एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसी के अधिकता के कारण क्या करता है? ये ओजोन परत का क्षरण करता है। किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अधिकता के कारण वायुमंडल में ये जाता है ओजोन के परतों पे, और वहाँ पे क्या होता है? सांद्रता को कम करता है, और सांद्रता आ जाती है 220 डॉप्सन यूनिट पे, जिससे क्या हो जाता है? ओजोन होल हो जाता है। और ओजोन होल होने से क्या होता है? पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आती है, और जिससे कि हमें विभिन्न प्रकार के नुकसान होता है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन। तो क्लोरोफ्लोरो ये पूछा जाता है कि ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ओजोन परत की सांद्रता 300 डॉप्सन। ओजोन परत की सांद्रता किस यूनिट में मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपके बनते हैं।
एक और क्वेश्चन पूछा गया जाता है बहुत ज़्यादा, ओजोन संरक्षण का प्रयास कब कब किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद ये हमारा ओजोन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो भी टॉपिक है ओजोन का। देखिए ओजोन का जो संरक्षण जो है कि क्या हो कि क्लोरोफ्लोरो की मात्रा कम हो या हो ओजोन होल कम हो, इसके लिए ओजोन संरक्षण किया जाता का प्रयास किया गया अलग अलग जगहों पे। ठीक है, कौन कौन सा, तो पहला एक सम्मेलन आया था वियना सम्मेलन एग्जाम में पूछता है वियना सम्मेलन किससे संबंधित है, तो ओजोन के संरक्षण से, ओजोन के संरक्षण से। ये कब आया था, तो 1985 में सम्मेलन हुआ। लेकिन ये लागू कब हुआ, लागू हुआ 1987 में। और ये पहला ऐसा है जो ओजोन संरक्षण के बारे में प्रयास किया गया, पहला है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वियना सम्मेलन किससे संबंधित है, ओजोन संरक्षण कब हुआ, 1985 में, लागू कब हुआ, 1987 में। इसमें क्या इसका कार्य थी था, तो इसमें क्या हुआ था कि पदार्थ का पहचान करना था कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहा है, क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तो वियना सम्मेलन में क्या हुआ, पदार्थ की पहचान के लिए एक कदम बढ़ाया गया कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ओजोन के क्षरण में इति होता है। अब दूसरा है क्या, दूसरा एक और प्रोटोकॉल लाया गया, वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब आया, तो 1887 में आया। और लागू कब हुआ, लागू हुआ 1987 में आया। ठीक है, 1987 में, 1989 में लागू हुआ। ठीक है, ये सही है। और इसमें क्या किया गया, इसका क्या था, तो इसमें जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन था को कम करने का प्रावधान किया गया। इस पर ध्यान गया कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन को कम किया जाए। तीसरा हुआ समझौता, वो था किगाली समझौता। देखिए यहाँ से बस क्वेश्चन पूछा गया किगाली समझौता किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, वियना सम्मेलन किससे संबंधित है। और हो सकता है वर्ष बहुत रेयर केस में पूछता है, लेकिन ज़्यादा बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2016 में हुआ था और इसको क्या गया था, तो 2047 तक क्लोरोफ्लोरो कार्बन में कमी करने, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसमें कमी करना था। 1947 तक एक लक्ष्य रखा गया कि इतना क्लोरोफ्लोरो कार्बन कम कर देना है। ठीक है, तो ये सभी तीनों है जो भी प्रयास किया गया। इसे क्वेश्चन कम ही आशा है पूछने का, लेकिन ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बस वियना सम्मेलन से पूछता है क्वेश्चन किससे संबंधित है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये समताप मंडल हो गया। इसके बाद वह बताया कि मध्य मंडल भी आता है, मध्य मंडल, लेकिन इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। उसके बाद आयन मंडल आता है, आयन मंडल होता है जिसे एक से भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आप ये बस पूछेगा भी तो ये पूछेगा कि विद्युत आवेश जो कण हैं वो किस मंडल में पाए जाते हैं, तो वो आयन मंडल में पाए जाते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वायुमंडल में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और वायुमंडल में वायु होता है, तो वायु के प्रदूषण से भी क्वेश्चन कुछ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण से क्वेश्चन आता है। वायु के प्रदूषण के देखिए दो कारण होता है, एक होता है प्राकृतिक कारण भी है, प्राकृतिक कारण, और एक मानव कारक है। प्राकृतिक कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी आप देखते होंगे, ज्वालामुखी फिर से धूल कण, आंधी तूफान से जो धूल कण उगते हैं, ये सभी किस में आ जाएंगे, आपके प्राकृतिक कारक में, वायु प्रदूषण के। कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, तो ये आपके हो गया कि प्राकृतिक कारक में आपके ज्वालामुखी, धूल कण, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो ज्वालामुखी है दो गैसें इससे प्रभावित होती है। ठीक है, SO2 एक होता है, एक CO2 होता है। SO2 से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है, अम्ल
वर्षा होती है, वर्षा होती है, CO2 से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वैसे ही अगर प्राकृतिक के कारक के बाद एक मानवीय कारक होता है, मानवीय कारक होते हैं। मानवीय कारक में क्या आ जाएंगे, तो देखिए मानवीय कारक में जितने भी उद्योग हो गए आपके, उद्योग से जितने भी गैसें निकलती है, गैस का प्रवाह होता है, ये सभी क्या है, वायु प्रदूषण के कारक है। इससे कौन कौन से गैस निकलते हैं, तो इससे आपके गैस निकलते हैं CH4, ठीक है, जिसे मीथेन कहा जाता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद NO2 भी निकलता है वाहन से NO2 निकलता है, ये उद्योगों से निकलता है, ये वाहन गाड़ी से निकलता है, ये भी क्या है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, अम्लीय वर्षा होती है इसके कारण। फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिगरेट होता है, सिगरेट पीने से अपूर्ण दहन होता है ईंधन का, तो CO2 निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जो शरीर में हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकता है, कम करता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि CO2 का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन के प्रवाह को कम करता है। तो यही सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे मानवीय कारक में। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो धूल कण से संबंधित, धूल आगे नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि धूल कण से भी क्या होता है, प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, जिसे हम कहते हैं कणीय प्रदूषण। अगर एग्जाम में प्रदूषण आएगा कणीय प्रदूषण, तो इसका मतलब है वायु प्रदूषण से, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि किससे संबंधित है, तो वायु प्रदूषण से है। तो धूल कर क्या है, वो कणीय प्रदूषक है जो वायु प्रदूषण करता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है, धूल कर में एक एरोसोल होता है, एरोसोल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरोसोल जो होता है ये वायु प्रदूषण होता है, इसका आकार क्या होता है, आकार क्या होता है, तो इसका आकार होता है 1 से 10 माइक्रोन, ठीक है, 1 से 10 माइक्रोन होता है। फिर से किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। बस यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो धूल कण होता है, अगर अलग अलग पदार्थों से धूल कण निकलता है तो उससे कौन सी बीमारी होती है, जैसे कि धूल कण अगर इधर लिख दें और इससे होने वाली बीमारी लिखें इधर, बीमारी, तो देखिए जो कोयला के धूल कण से वायु में प्रदूषण होता है तो इससे बीमारी होती है एंथ्रोकोसिव, ठीक है, एंथ्रोकोसिव। उसके बाद वही लोहा के धूल कण से कौन सा बीमारी होता है, तो इससे होता है सिंड्रोसिस होता है, ठीक है। और कपास एक होता है, कपास के धूल कण से कौन सी बीमारी होती है, तो क्रिस्नोसिस। यही एग्जाम में पूछने को मिला गया है। हाँ, एक और पूछता है गन्ना, जो गन्ना होता है इसके धूल कण से कौन बीमारी होती है, तो बेगासिस होता है, ठीक है। और इसमें और एक हाँ अस्थमा रोग, जो पार्थेनियम जो होता है ना, पार्थेनियम के धूल कण से अस्थमा होता है। तो बस यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो ये हम यहाँ पे आज के क्लास में लगभग 30 मिनट हो ही गया है। वायु पर क्या किए हैं, वायुमंडल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाते हैं सब कवर कर लिया गया है। अब कल हम क्या करेंगे, जलमंडल और स्थलमंडल दोनों को क्या करेंगे, कल के क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगले वीडियो में जब भी आएगा वीडियो, टाइम मिलेगा जैसे वैसे हम बनाते जाएंगे। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही।